देखो कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐसे दिए हैं जो सीधे सीधे फार्मूले पर बेस, फार्मूला मतलब जो उनका जो रिजल्ट है वही फार्मूला है, ठीक है। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उनको तो सीधे सीधे याद रखने हैं कि वो फार्मूले की फॉर्म में ही है, ठीक है। और कुछ एक ऐसे हैं जो पिछले टर्म पर जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स समझाई थी या इलास्टिसिटी समझाई थी तो उसमें करवा दिए थे, ठीक। जैसे अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या आंसर आएगा इसका बताओ, कौन सा, डी या बी? डी डेली, डी सही है। क्यों सही है? देखो इसने कहा इफ एक्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ये रेखीय विकृति है, ये यंग मॉडुलस है। मैंने कहा था उसी में आप देख लो क्वेश्चन में कि ये क्या क्या दिया है आपको। एक्स स्ट्रेन है और ये बाई क्या हो गया, वाई हो गया यंग्स मॉडुलस। एनर्जी स्टोर्ड इन द मटेरियल ऑफ वायर पर यूनिट वॉल्यूम, इस पे ध्यान देना कि किसका निकालना है, पर यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी स्टोर्ड निकालना है। फॉर्मूला आपको क्या बताया था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है 1/2, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल इंटू विकृति, ठीक है। ये यूनिट वॉल्यूम के लिए है। अब इसमें तो यंग मॉडुलस दिया है, और यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मापांक का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अपन एक काम करें, स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन रख दें, या क्या आ जाएगा बोलो, 1/2, इस स्ट्रेस की जगह लिख दिया y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से बैठा हुआ है तो क्या बन गया, स्ट्रेन का स्क्वायर, बस हो गया। 1/2 y और स्ट्रेन को क्वेश्चन में x बोला है तो क्या हो जाएगा 1/2 y x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या आ रहा है बोलो, डी डेली, सबका डी आ रहा है, फिर से चेक करो जरा। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला 2 वायर ऑफ कॉपर, देखो दो एक जैसे वायर हैं, कॉपर के ही हैं, तो कॉपर के ही हैं तो मटेरियल सेम हो गया, ठीक है, मटेरियल सेम हो गया कि नहीं। लेंथ का रेशियो 4:1 है, मतलब L1 बाई L2 बराबर क्या दिया है 4:1, इसी क्वेश्चन में लिख लिया। रेडियाई का रेशियो R1 बाई R2 क्या दिया है 1:4 दिया है। स्ट्रेच किया सेम फोर्स से, F कैसा है, सेम है। रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, डेल्टा L अपॉन L, यही होती है। इसको अपन x मान लें या रो मान लें, जो भी स्ट्रेन को मानना चाहो, रो मान लिया, चलो ठीक है। तो डेल्टा L अपॉन L का रेशियो निकालना है, क्या फार्मूला होता है, y इक्वल टू, फार्मूला पढ़ा है यंग मॉडुलस का, मैंने बताया था जेई या नीट में 90% क्वेश्चन इलास्टिसिटी के तो एक ही फार्मूले पर आ जाते हैं, y इक्वल टू FL अपॉन A डेल्टा L, इसी पर एक सिंपल से फार्मूले पर, ठीक है। जरा बताओ क्या होगा, अब डेल्टा L अपॉन L, ये नीचे डेल्टा L ऊपर L है, इसको बोलेंगे स्ट्रेन विकृति, तो इसको मैं रो लिख दूं नीचे, इसको ऐसा लिख सकता हूं F अपॉन A रो, रो मतलब क्या है, विकृति है। अब इसमें क्या सेम है जरा बता दो, y सेम है, मटेरियल सेम, और फोर्स भी सेम लगा रहे हैं, तो रो इधर आ गया, रो इधर आया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, ए की वैल्यू मतलब पाई आर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है तो नीचे आर स्क्वायर। तो सिंपल रो1 बाय रो2 फाइंड करना है तो R2 बाई R1 का होल स्क्वायर आएगा, इसमें लेंथ के रेशो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो R2 बाई R1 कितना हो गया बताओ, 4:1, ठीक है। तो 16:1 आंसर होगा, बी बॉम्बे। समझ आई बात, 64 क्यों लगा रहे थे नहीं, फोर्स तो सेम है ना, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखें, थर्ड का क्या आंसर है बोलो,
थर्ड का ए सही है। Two wires A and B of the same material have radii in the ratio 2:1 and length 4:1। वैसा ही रेशो दिया है रेडियाई का और लेंथ का। द रेशो ऑफ नॉर्मल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम चेंज इन द लेंथ ऑफ दीज टू वायर। अब इसमें सवाल वही है, फोर्स का रेशो पूछा है और चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में परिवर्तन समान दिया है, डेल्टा एल सेम दिया है। ठीक है, ए एंड बी ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ का रेशो अलग अलग है। फॉर्मूला फिर से वही लग जाएगा, बोलो क्या लग जाएगा, बाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए को पाई आर स्क्वायर लिख दूं इंटू चेंज इन लेंथ। अब जरा इसमें देखो क्या सेम है, मटेरियल सेम दिख रहा है केवल बस। ठीक है, पाई तो सेम होगा ही, तो और रेशो किसका निकालना है आपको, फोर्स का। तो एफ के लिए बना लो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू, अच्छा चेंज इन लेंथ भी क्या है, सेम है तो ये भी हट गया, तो आर स्क्वायर बाई एल रह गया ये। ठीक है ना। अब देखना यहां देखें आर का रेशो क्या है रेडियाई का 2:1, तो 2:1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2/1 को लिखेंगे तो 4:1 इंटू नीचे लेंथ का रेशो 4:1 ही दिया है, तो ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1:1। आंसर इज 1:1। ठीक है। अब आप देखोगे फोर्थ में तो सीधा फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूले 4 फॉर्मूले लिखवाए थे उनको याद करना है सीधा। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन इसमें सीधे ध्यान रखने हैं, वो आप नोट्स में जाओ, नोट्स में जो आपको फॉर्मूला दिए हैं एज इट इज याद रखना है। क्या फॉर्मूला है इसका, कौन सा होगा फोर्थ का, याद है, डी डेली। ठीक है, इसको फॉर्मूले की तरह ही ध्यान रखना है। अब आ जाओ पांचवा बोलो, बी बॉम्बे, बी बॉम्बे सही हो सकता है। फॉर ए कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्ट, हाइड्रोलिक स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, प्रतिबल सेम है, स्ट्रेस दिया है ना, प्रतिबल सेम है। चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन द ऑब्जेक्ट वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, ये आयतन में परिवर्तन है। इट्स बल्क मॉडुलस बी, इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी कैसे रिलेट करता है ये पूछा है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी, यही था। तो यहां से अब आप निकाल लीजिए डेल्टा वी अपॉन वी क्या आएगा, ये इधर आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ रहा है, P बाय बी। और क्या दिया है, अब P तो कांस्टेंट है, स्ट्रेस कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर से के जैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, तो होते अलग अलग हैं लेकिन इसको अपन स्ट्रेस ही मानेंगे। चलो, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, बीटा। ठीक है ना, बीटा या बी, बी बोलेंगे इसको, बी जो दिया हुआ है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पर आ जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन में ये बोला, ये क्लास में करवा दिया था, ध्यान आ रहा है, 8/9 थीटा आया था, तो पुराना क्लास देख लेना उसमें। 6th का कहाँ क्वेश्चन है, 8/9, ये वाला 8 θ/9। 7th बोलो, इफ टेंशन ऑन वायर इज रिमूव्ड एट वंस देन, अगर किसी तार पर, किसी वायर पर, तार पर टेंशन लगा हुआ है पहले, मतलब उसको खींचा गया है, छोड़ दें एकदम, तो क्या हो जाएगा, क्या बता रहे हो, जोर से बोलो। बी बॉम्बे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, ये बता रहे हैं, ये गलत है। अब बोलो रीजन बताओ, अगर बी आप बता रहे हो तो बोलो, सोचो क्या होगा। मैं जरा ऑनलाइन वालों के कमेंट्स देख लूं, बोलो रीजन।
बी के सही होने का, मैं बोल रहा हूं बी गलत है, आप क्या कहते हो कि बी सही कैसे क्यों है? लॉजिक लगाओ, लॉजिक बोलो। देखो, जब हमने इसको स्ट्रेच किया हुआ था तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई होगी, खींचा था, खींचने के लिए हमने वर्क किया होगा, डिस्टेंस बढ़ा दी। जैसे एक स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को मान लो आप, एक स्प्रिंग मॉडल भी बताया था ना कि सारे मॉलिक्यूल आपस में एक स्प्रिंग से जुड़े हुए हैं, अब खींच रहे हैं तो क्या होगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो स्प्रिंग में जब एक्सटेंशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमने जो वर्क किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है, ठीक है ना। जब हमने वायर को खींचा, टेंशन क्रिएट किया, तो उसके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई है, ये डिस्टेंस बढ़ गई है, इसलिए ये मान लो कि इनके बीच में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई। स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो क्या होता है, उसमें जो हम वर्क कर रहे हैं खींचने के लिए वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब छोड़ दिया तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे, ये दोनों डिस्टेंस कम करेंगे। जब नॉर्मल पोजीशन पे आएंगे तो उसके अंदर जो भरी हुई पोटेंशियल एनर्जी है वो रिलीज हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई तो जो रिलीज्ड एनर्जी है वो क्या करेगी, वही तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, रिलीज एनर्जी ही हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब यही जो ऊष्मा निकल रही है, वो जो ऊर्जा निकल रही है, जो हमने वर्क किया था, वो ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। इसलिए तार को बार बार खींचें छोड़ें, बार बार खींचें छोड़ें, तो आप देखेंगे तार गर्म हो जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट। सेवंथ हो गया, एट्थ पे आ जाओ। एट्थ भी क्लास में करवाया था, कौन सा आंसर है, डी डेली, यही है 1/2 kx स्क्वायर से 1/2 k L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर। नाइन्थ पे आ जाओ। ग्राफ इज शोन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, नाइन्थ का रह गया। वायर ए एंड बी आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, मतलब वाई सेम है, वाई क्या हो गया, सेम है। ए हैज ट्वाइस द डायमीटर, ए का डायमीटर अगर डबल है तो मतलब उसकी रेडियस भी क्या रही होगी, डबल रही होगी, किससे, बी से। एंड 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ बी, यानी ए की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, 3 गुनी है, किससे, बी से, ठीक है। इफ द इलास्टिक लिमिट आर नॉट रीच्ड, मतलब बहुत ज्यादा नहीं खींचा, when each is stretched by same tension, टेंशन यानी फोर्स सेम है, सेम फोर्स से खींचा है, the ratio of energy stored in A to that B, एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, U1 by U2 कितना होगा। चलो, क्या आंसर लगाते हो आप लोग, कौन सा, डी दिल्ली, फिर से चेक करो, डी नहीं है, बी बॉम्बे हो सकता है। मैं अपना आंसर चेक कर लेता हूं, इसका आंसर है बी बॉम्बे, सही है। देखो, U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 F इंटू चेंज इन लेंथ, 1/2 Fx, फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, लंबाई में जो एक्सटेंशन हो रहा है वो डेल्टा एल है, फोर्स जो लगा रहे हैं उस पर। अब अगर देखो कि हमें इस क्वेश्चन में फोर्स तो सेम दिया है, तो फिर U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल आ गया, लेकिन कहीं चेंज इन लेंथ के बारे में बात ही नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं हमें इस डेल्टा एल को R और ये लेंथ के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो यहां से आप डेल्टा एल की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, ठीक है। तो डेल्टा एल बराबर क्या आ गया, बोलो, एफ एल अपॉन ए वाई, रख दें यहां, U बराबर 1/2 F इंटू, इस डेल्टा एल की जगह रखो एफ एल अपॉन
ए को क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है ना। अब जरा सोचो क्या सेम है, 1/2 एफ एफ तो सेम दिए अब क्वेश्चन में, पाई भी सेम है, वाई भी सेम है, मटेरियल सेम है, क्या बन गया, U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाय आर स्क्वायर, बस इसको लगाओ। तो U1/U2 बराबर L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर। जरा चेक करो कौन सा आ रहा है, अप्लाई करो इसको। थ्री बाय फोर आ रहा है, लगा दूं, ओके। क्वेश्चन 10th पर आए। अ ग्राफ इज शोन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए मेटल, द पार्ट इन विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड। कौन से पार्ट में हुक्स लॉ होल्ड होता है? अच्छा, हुक्स लॉ मैंने बताया था, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन किस में आ रहा है? प्रतिबल समानुपाती विकृति, ये हुक्स लॉ है, किस में आ रहा है? ओए में आ रहा है। स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो समानुपाती का संबंध बनेगा, तो यानी ओ ए, आंसर इज ओ ए। देखो ये ग्राफ समझाया था ना, ये यहां पर इतने पार्ट में इलास्टिसिटी की लिमिट होती है यहां तक, है ना, यहां तक इलास्टिसिटी की लिमिट होती है। अगर मैं इसको ए डैश मान लूं तो ओ से ए डैश तक, ओ से ए तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, ए से ए डैश तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं तो ये रीजन जो होता है, ये कौन सा रीजन है, ये क्षेत्र कौन सा है? प्लास्टिक रीजन है, और इसके पहले वाला इलास्टिक रीजन है। ये रीजन जितना बड़ा होगा प्लास्टिक रीजन, वायर उतना ही डक्टाइल होगा, तन्य होगा, ताना जा सकता है, टूटेगा ही नहीं। और ये रीजन जितना छोटा होगा, प्लास्टिक रीजन जितना छोटा उतना ही ब्रिटाइल होगा, यानी भंगुर होगा, यानी जल्दी ही टूट जाएगा। क्योंकि ये जो डी है ये त्रोटन प्रतिबल है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है इस जगह पर, इस जगह पर ये टूट जाता है, ठीक है। चलो अगला 11th पे आ जाओ। यंग मॉडुलस के बारे में रिलेशन पूछा है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यही क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है। स्ट्रेस, जरा बताओ आंसर, आप बता दो मुझे, डी डेली, चलो चेक कर लेते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वाई एक्सेस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सेस पे क्या है? स्ट्रेन है। तो बाई अपॉन एक्स ये स्लोप हो जाती है सीधे सीधे, सो क्या लिखेंगे? स्लोप। इस स्लोप का ग्राफ की स्लोप किससे निकलती है? टेन थीटा से। तो बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? टेन थीटा। जरा बताओ ये किसके लिए पूछा है? ए है 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो वाई ए अपॉन वाई बी, ए कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, और बी कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। 10 60 की वैल्यू √3, 10 30 की 1/√3, ये ऊपर चले गए 3:1। बोलो कौन सा हो गया आंसर? वाई ए बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी, डी डेली। वाई ए बराबर 3 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ बी। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्या आंसर लगाया आपने? बी बॉम्बे 11th का नहीं, कौन सा है? 12th का बी लगा रहे हो। चलो चेक करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं तुम लोगों के। बी नहीं है, ए सही है। डायग्राम शोज द चेंज x in length of thin uniform wire caused by application of stress F at two different temperatures T1 and T2. Variation shown suggest that। देखो F और ये क्या है? X है। X का मतलब एक्सटेंशन, मतलब चेंज इन लेंथ, ये फोर्स है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका एंगल
थीटा वन, ये जो T1 है उसका एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और देखने से भी दिख रहा है कि θ1 छोटा है और θ2 बड़ा है। तो कहीं ना कहीं एंगल से ही डिसाइड होगा कि किसका टेम्परेचर छोटा, किसका टेम्परेचर ज्यादा है। अब जरा सोचो, एंगल मतलब स्लोप से डिसाइड होगा। तो F बाई एक्स होता क्या है वो अपन जरा देख लें। F बाय एक्स, एक्स मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसको जरा चेक करें। तो देखो y इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यही होता है। अगर मेरे पास कोई वायर है या दो वायर है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें फोर्स तो ग्राफ के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एल भी इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, लेकिन वाई ए मतलब यंग मॉडुलस, ये यंग मॉडुलस हमें मालूम है यही तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वाई चेंज होगा, पक्की बात है। ठीक है, तो इसको वाई को कांस्टेंट हम नहीं मान सकते। हां, ये जो कैपिटल एल है इसको अप्रॉक्स कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा सोचो, एरिया भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अप्रॉक्स कांस्टेंट है, तो वाई इलास्टिसिटी है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं एफ बाई डेल्टा एल ये क्या बन गया, इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, इलास्टिसिटी को शो कर रहा है। अब जो इलास्टिसिटी आ रही है वो सीधे सीधे एफ बाई एक्स आ रही है और एफ बाई एक्स का मतलब है स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, बताओ, बोलो। अब यहां पर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलास्टिसिटी क्या आ रही है, बढ़ेगी। बोलो, उल्टा हो रहा है। एफ बाई डेल्टा एक्स यही तो इलास्टिसिटी है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो इलास्टिसिटी बढ़ेगी या कम होगी, ये बताओ आप। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी घटती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। टेम्परेचर के साथ इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। अब इलास्टिसिटी डिक्रीज हो गई तो इसका मतलब किसका टेम्परेचर ज्यादा है, बताओ। ये T1 ज्यादा है ना। T1 अगर अपन मान लें, एक एक करके ऑप्शन से देखें या इधर से देख लो, इलास्टिसिटी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये मेरे मिट गया है। इलास्टिसिटी मैंने क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एफ बाई एक्स, और एफ बाई एक्स क्या है, टेन थीटा, यही है। तो इस डायग्राम में किसकी इलास्टिसिटी कम है, जरा ये बता दो, जिसका एंगल कम है। एंगल कम किसका है, T1 का। एंगल ज्यादा किसका है, T2 का। तो इलास्टिसिटी T1 के लिए कम है और इलास्टिसिटी कम है तो जरूर उसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, क्योंकि इलास्टिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, टेम्परेचर। किसी भी तार का, वस्तु का ताप बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी प्रत्यास्थता घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो बात समझ में आई है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो 13 पे आ जाओ। ये जो त्रोटन प्रतिबल होता है ना, ब्रेकिंग फोर्स होता है, ये पूछा है, इफ द ब्रेकिंग फोर्स फॉर ए गिवन वायर इज एफ, देन ब्रेकिंग फोर्स फॉर टू वायर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। ये ब्रेकिंग फोर्स जो होता है एफ बी, याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, क्षेत्रफल। और देखा भी गया है, एक तार है उसको तोड़ना है, जल्दी टूट जाएगा। ऐसे ऐसे दो तार ले लो, चिपका दो, फिर दोनों को पकड़ के खींच के तोड़ो, ज्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं एरिया किस पे डिपेंड किया, ये ब्रेकिंग फोर्स किस पे डिपेंड किया, ये मोटाई जो बनती है एरिया से, एरिया पर डिपेंड किया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड किया। तो अगर दो तार हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो एरिया डबल हुआ तो रेडियस 4 टाइम्स हो जाएगी। तो अब जरा सोचो कि यहां पर क्या आंसर अपन लगाएं,
उसी परिमाण के दो तारों के लिए त्रोटन प्रतिबल क्या होगा? 4F। एक्चुअली यहां पर अपन लेते हैं ना, रेडियस लेते हैं अपन एरिया की बजाय। जब हम ऐसे सोचो, एरिया डबल तो नहीं होगा लेकिन डायमीटर डबल हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं, जरा चेक करो। यहां इसलिए स्टार लगा लो इस पे, ऐसा नहीं कि जो है अपन एरिया डबल कर दें। एक तार है, एक दूसरा तार है, हम इस डायमीटर की बात करते हैं तो इसका डायमीटर डबल हो जाएगा। डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी क्या हो गई? डबल हो गई। ठीक है ना? तो ये एक ऐसा, यहां पर जो बात करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो हम कभी भी जब थिकनेस की बात करेंगे तो आर लेंगे, डायमीटर लेंगे, डायमीटर लेंगे, ये वाला डायमीटर। तो पहले डायमीटर डी था, अब डायमीटर क्या हो गया? डबल। तो मतलब ये थिकनेस हो गई। ठीक है, डायमीटर। तो यहां पर आर की जगह 2 लिख दो बस, तो कितना हो जाएगा? 4F। 2F नहीं होगा, यहां आंसर होगा 4F। डायमीटर की बात करें। चलो 14th पे आ जाओ। 14th पे क्या है? सीधा फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। 2-3 क्वेश्चन है जो सीधे सीधे फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। ठीक है, इसका सी आंसर है। चलो 15 पर आ जाओ। 15 का बताओ सभी लोग, क्या आ रहा है? डी दिल्ली, ये हो सकता है, और 15 का डी दिल्ली ही है। देखो, मास एंड लेंथ ऑफ वायर आर एम एंड एल, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज डी, ऑन अप्लाइंग द फोर्स एफ ऑन द वायर द इंक्रीज इन लेंथ इज स्मॉल एल। यंग मॉडुलस निकालना है। यंग मॉडुलस अभी क्या हुआ? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यही फॉर्मूला बताया। ठीक है, आप सारे ऑप्शन में देखो कहीं डेल्टा एल नहीं दिया, तो इसका मतलब कहीं हमें इस डेल्टा एल को चेंज करना पड़ेगा। और फोर्स दिया है, मास दिया है, तो मास भी हमारे इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसा करो, मास इक्वल टू होता क्या है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एक ये कर सकते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। ये जो स्मॉल एल है वो क्या है? लेंथ, चेंज इन लेंथ भी है, तो चेंज इन लेंथ दे रखी है तो डेल्टा एल ही है। तो डेल्टा एल को रिप्लेस ना करके अपन इसमें कहीं एरिया नहीं दिया तो एरिया को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ए इंटू एल इंटू डेंसिटी। डेंसिटी को डी बोला है, तो अपन इस ए को रिप्लेस कर लें, क्योंकि सारे ऑप्शन में कहीं ए नहीं है। यह हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें आंसर किस में चाहिए। ए नहीं है तो ए मास में चाहिए, एल में चाहिए, डी में चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो? एम अपॉन एल टी रख दें यहां पर। ठीक है, तो देखो बाई इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइड बाय, इस ए की जगह क्या लिखा? एम बाई एल डी, यही लिखा। और इधर क्या चल रहा था? डेल्टा एल। डेल्टा एल को क्वेश्चन में स्मॉल एल बोला है। ये एल डी, ये दोनों कहां चले जाएंगे? ऊपर। तो क्या बन गया? एफ इंटू एल स्क्वायर डी डिवाइड बाय एम इंटू स्मॉल एल। कौन सा है? डी दिल्ली, यही आ रहा है। एफ डी एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एल। क्लियर? 16th बी बॉम्बे सही है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज सिग्मा पर यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द डिक्रीज इन वॉल्यूम V ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी। पानी के प्रति इकाई वायुमंडल दाब पर पानी की संपीड्यता सिग्मा है। P वायुमंडलीय दाब के कारण जल के आयतन V में कमी क्या होगी? जल के आयतन V में कमी पूछी है। देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक देख लो क्या होता है। क्या होता है? बल्क मॉडुलस माइनस पी भी अपॉन डेल्टा पी। और ये जो के है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी को सिग्मा लिखो, बीटा लिखो, कुछ भी लिखो,
तो इस k की जगह 1/σ लिख दो बराबर -pv अपॉन डेल्टा वी। ये डेल्टा वी ही निकालना है, तो डेल्टा वी इक्वल टू, इधर ले जाओ उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा पीवी। सिग्मा पीवी आंसर आ रहा है बी बॉम्बे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन 17 पर आते हैं। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ टैंक कंटेनिंग लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? P इक्वल टू बोलो एच डी जी एच रो जी, इसमें कहीं एरिया आता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर इज सी। एटीन्थ पर आ जाओ। क्लास में करवा दिया था, 7H आंसर है, बिल्कुल सही है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। 19th बोलो, डी डेली, लेवल सेम, लिक्विड सेम, तो प्रेशर भी सेम। कॉन्सेप्ट बताया था, दोनों में लिक्विड सेम है, पानी पानी भरा है, और दोनों के लेवल भी सेम है, तो प्रेशर भी सेम होगा। सिंपल बात है। लिक्विड अलग अलग होते या लेवल अलग अलग होते या दोनों अलग अलग होते तो फिर प्रेशर अलग अलग होता। तो आंसर इज डी। जल कुंड में मोटाई पेंदे पर अधिक होती है, नीचे अधिक होती है, क्यों? प्रेशर ज्यादा होता है। पानी का प्रेशर एचडीजी से हाइट, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए मोटाई ज्यादा चाहिए। क्वेश्चन 21, द्रव से भरे हुए किसी बंद पाइप में किसी छिद्र द्वारा वायु प्रवाहित कर दें तो दाब, एयर इज ब्लोन थ्रू द होल ऑन इनक्लोज्ड पाइप। ये यहां पर एक इनक्लोज्ड पाइप है, ऐसा इनक्लोज्ड पाइप यानी दोनों जगह से बंद है और उसमें पानी भरा हुआ है। एक होल कर दिया, इसमें एयर, किसी पंप के थ्रू एयर इसके अंदर भेजी। एयर भेज रहे हैं मतलब अंदर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंक्रीज इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि बताया था ना कि कहीं पर भी आप प्रेशर बढ़ाओ, एक्स्ट्रा प्रेशर, वो पूरे के पूरे उसमें लिक्विड में हर जगह पर इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो इसलिए इंक्रीजेज इन ऑल डायरेक्शन इन सेम अमाउंट। ठीक है, चलो 22 पर आ जाओ। 22 का क्या बता रहे हैं? इसका आंसर बोलो, आप बताओ। अ होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस। ध्यान से सुनो और आप पहले आंसर बता दो। होलो स्फीयर ऑफ वॉल्यूम V इज फ्लोटिंग ऑन वाटर सरफेस विद हाफ इमर्स्ड इन इट। एक गोला है, क्या दिया है? स्फीयर दिया हुआ है, गोला, और जैसा कहा जाए ना वैसा डायग्राम बना लिया करो तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। पानी के अंदर ऐसे तैर रहा है कि आधा डूबा हुआ है, आधा डूबा हुआ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर पोर्ड इनसाइड द स्फीयर। अब दूसरी कंडीशन दे दी, इस गोले में कितना पानी भर दें, अभी तो खाली था, कितना पानी भर दें, किस अमाउंट में पानी भर दें कि ये पूरा डूब जाए। ये डूब गया पूरा, और इतना अपन ने इसके अंदर पानी भर दिया। ये पहले खाली था, अब क्या कर दिया है? पानी भर दिया है, तो पूरा डूब गया, पहले आधा डूबा था। तो बताओ कि अच्छा क्या पूछा है? व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम पूछा है उसका, जो जितना हमने इसके अंदर पानी भरा है, इसको वीडस मान लेते हैं वॉल्यूम। ये वीडस पूछा है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम पूछा है, मतलब हमें जस्ट इस सरफेस के नीचे लाना है बस। ठीक है, सो दैट द स्फीयर नाउ सिंक इनटू वाटर। ये कहानी है। मान लेते हैं कि पानी की डेंसिटी रो एल हो गई लिक्विड की, और जो गोला है उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है, इस गोले का वॉल्यूम हम मान लेते हैं कितना है? V है, और इसके अंदर जो भरा हुआ पानी है
उसका वॉल्यूम क्या मान लेते हैं, वी डैश है। पहले सिचुएशन फर्स्ट को एनालाइज करते हैं। आधा डूबा हुआ है और रेस्ट में है सब कुछ, तो इसका मतलब नेट फोर्स इस पे क्या होगा, 0। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो वेट लग रहा होगा इसका, और कौन सा फोर्स लग रहा है, पानी ऊपर उछाल रहा है तो एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। अपथ्रस्ट फोर्स और जो वेट है वो बैलेंस हो गया होगा, इसलिए ये कंडीशन आ गई है। तो डाउनवर्ड क्या लग रहा है, बोलो इसका mg, ऊपर क्या लग रहा है, F अपथ्रस्ट, और कोई फोर्स तो लग नहीं रहे, तो दोनों बराबर कर दें। ठीक है, पहली कंडीशन में तो यहां mg इक्वल टू क्या कर दूं, F अपथ्रस्ट उछाल बल, m को क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ठीक है, अपथ्रस्ट को क्या लिखूंगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, क्योंकि लिक्विड उछाल रहा है, इंटू जी। बोलो क्या क्या कट गया, भी कहां कट गया, वहां भी कट गया। ठीक है, जी, और वॉल्यूम कितना है, आधा है, वॉल्यूम तो आधा है। यहां पे क्या लिखेंगे, अपथ्रस्ट में आधा वॉल्यूम, आधा ही तो डूबा है, तो b/2 लिखा जाएगा, v नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आधा डूबा हुआ है पानी, पानी कितना डिस्प्लेस होगा वो वाला वॉल्यूम लिखा जाएगा यहां पे। वेट में तो पूरा आएगा, वेट में क्या आएगा, वेट ले रहे हैं अपन पूरे गोले का, तो पूरे गोले का वॉल्यूम आएगा। लेकिन यहां पे अपथ्रस्ट में क्या लेते हैं, जितना पानी विस्थापित होता है, तो कितना विस्थापित हो रहा है, आधा वॉल्यूम के बराबर, क्योंकि आधा ही तो डूबा है, तो यहां b/2। अब जी से जी कट गया, तो बोलो जरा रो कितना आ गया, रो आ गया ρl/2। बस यही रिलेशन मुझे निकालना था पहले। तो कभी कभी देखो नीट में तो हो सकता है इतना ही पूछ ले कि बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, आधा डूबा हुआ है, तो हो गया बस ρl/2। जेई में थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, अब आ जाओ इधर, इस कंडीशन को भी ऐसे ही बैलेंस करो, ऐसे ही बैलेंस करो, तो नीचे क्या होगा, बोलो नीचे नेट वेट, ठीक है, और अपथ्रस्ट। तो मैं यहां पर अपथ्रस्ट को बैलेंस किससे करूं, इसके नेट वेट से। नेट वेट मतलब mg। F अपथ्रस्ट आप बताओ जरा कितना होगा अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा, अपथ्रस्ट बताओ कितना है, वॉल्यूम पूरे गोले का, ठीक है, क्योंकि अब अपथ्रस्ट में पूरे अपने वॉल्यूम के बराबर ही पानी हटाएगा, तो जितना पानी हटाएगा उसका वॉल्यूम चाहिए, तो V इंटू बताओ जरा डेंसिटी किसकी, किसको हटा रहा है, लिक्विड को, ठीक है, इंटू जी। ये हो गया। अब आ जाओ मास। अब मास किसका, इसमें मास दो हैं, एक तो गोला और गोले के अंदर भरा हुआ पानी, डबल डबल मास है कि नहीं। तो यहां पर सबसे पहले अपन मास लिखें गोले का। गोले का क्या होगा, वॉल्यूम गोले का, गोले की डेंसिटी रो इंटू जी, जी तो अपना कॉमन है, प्लस इधर आ जाओ, इसके अंदर जो भरा हुआ है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी, उसका भी मास कितना होगा, उसका वॉल्यूम v डैश पता नहीं है ना, डेंसिटी ρl इंटू जी। जी से जी उड़ा दो तो क्या हो गया, देखो, अच्छा भी कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, क्योंकि ये v डैश है, ध्यान देना, ये v डैश है। अब अपन यहां से हम ρl की वैल्यू लिख दें 2 रो, लिख दूं ρl की वैल्यू 2 रो, तो v इंटू इस ρl की जगह क्या लिख दूं 2 रो बराबर, इधर आ जाओ, v रो प्लस v डैश, इस ρl की जगह 2 रो लिख दूं, जहां जहां vl था वहां 2 रो लिख दिया। अब कुछ कट सकते हैं क्या, रो रो रो, ये 2 भी है, ये क्या है, v है, 2v में से v चला गया, क्या बचा, v बराबर, इधर आ जाओ, 2v डैश, तो v डैश की वैल्यू क्या आ गई, v/2, यही आंसर है, ठीक है, नोट कर लो। तो देखो जेई नीट में आसान क्वेश्चन आते हैं तो इतना ही आ जाएगा, जेई में क्योंकि कम क्वेश्चन आते हैं, 25 आते हैं, तो 1 घंटे में करने दो, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं,
टाइम ज्यादा होता है। बोलो। ट्वेंटी थ्री कौन सा है सही? अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज 5 into 10 सेंटीमीटर इन साइज। ऐसा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, बस क्वेश्चन अपने आप बोल उठता है कि मैं ऐसे सॉल्व होऊंगा, है ना? उसी को समझना है। क्वेश्चन से ही पूछो कैसे सॉल्व होगा भाई। द ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 5 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। अब वो कहता है ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 5 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। ऐसा 5 सेंटीमीटर यानी ये वर्टिकल साइड होगी, छोटी वाली साइड, तो ऐसे तैर रहा है पानी में कि 5 सेंटीमीटर की साइड ऊपर है। ठीक है। इफ इट फ्लोट्स विद 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। अब अगर क्या करते हैं अपन इसको ऐसे 10 सेंटीमीटर यानी बड़ी वाली जो साइड है 10 सेंटीमीटर ऐसे ऊपर करके तैराएं तो पानी का लेवल में कहीं कोई कमी या बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। क्यों? जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम अभी होगा। ठीक है। क्योंकि इसके वेट को बैलेंस करना है ना, तो वेट को पहले कुछ ऐसे बैलेंस किया होगा कि उसके वेट को बैलेंस करने के लिए कितना वाटर डिस्प्लेस करना है उतना हटा दिया। बाद में भी इसी को बैलेंस करना है, तो वो कुछ ऐसे डूबेगा कि जितना वॉल्यूम पहले उसने हटाया था पानी का उतना ही वॉल्यूम अब भी हटाएगा। तो जब सेम वॉल्यूम हटाएगा पानी का तो पानी के लेवल में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं होगी। ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? नो चेंज। सही है। चलिए अब आ जाओ इस पे। इसका सी है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 25 बताओ। Two pieces of metal when immersed in liquid have equal upthrust on them. धातु के दो टुकड़े पानी में डुबो दिए तो उसके ऊपर सेम अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है। जब सेम अपथ्रस्ट लग रहा है तो बताइए क्या सेम होगा? अपथ्रस्ट सेम है तो क्या वेट इक्वल होगा या वॉल्यूम इक्वल होगा? बोथ पीसेस मस्ट हैव इक्वल वेट्स। अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है ये सोचो, बताओ। जितना वॉल्यूम वो हटाता है, तो अगर मान लीजिए सेम हटा रहा है तो उनके क्या सेम होना चाहिए? वॉल्यूम सेम होना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि दोनों मेटल सेम मटेरियल की हैं या अलग अलग मटेरियल की हैं। अगर वॉल्यूम सेम हुए तो और मेटल अलग अलग नेचर की हुई तो उनके वेट अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो मोस्ट करेक्ट है वो वॉल्यूम वाला, क्योंकि अपन फॉर्मूला अपथ्रस्ट में क्या लेते हैं? वी रो जी। ठीक है। रो लिक्विड का, वी वॉल्यूम का। तो अपथ्रस्ट तो सीधे सीधे मटेरियल की डेंसिटी पे कहां डिपेंड करता है? अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड की डेंसिटी और मटेरियल के वॉल्यूम पर। तो आंसर होगा आयतन समान है। 26 पे आ जाओ, बोलो। अ वुडन सिलेंडर फ्लोट्स वर्टिकली इन वाटर विद हाफ इट्स लेंथ इमर्स। आधा डूबा हुआ है। डेंसिटी ऑफ वुड इज। अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने वो स्फीयर वाला पढ़ा था, लगभग वही है। तो क्या आंसर लगाते हैं इसमें? सीधे रो इक्वल टू सिग्मा बाई 2। वही आ गया।
क्वेश्चन ही वही है, देखो नीट में ऐसे ही आते हैं। कौन सा लगाऊं? 26 का बी बॉम्बे, ठीक है। 27 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सतत समीकरण पर आधारित है। सी सही है। क्या बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी? ए इंटू भी क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। इधर से जो वाटर एंटर कर रहा है उसका ए V1 ए इंटू भी कर दो। ए कितना है? ए, और V1 कितना है? V1 लिख देता हूं, ठीक है। बराबर इधर आ जाओ, इधर से यही वाटर इधर निकल रहा है, तो इधर एरिया क्या है बोलो? ए, और वेलोसिटी V2 है, प्लस वही पानी इधर निकल रहा है, तो क्या होगा? 1.5 एरिया और वेलोसिटी कितनी भी, यही वेलोसिटी अपने को निकालनी है। रख दें वैल्यू ए V1, V1 कितना है बोलो? 3 बराबर ए V2, V2 कितना है बोलो? 1.5 प्लस 1.5 ए, भी तो निकालना ही है, तो ए तो काट दो सबका, ठीक है। सॉल्व कर लो अब, 3 में से 1.5 गए, 1.5 बराबर 1.5 भी इक्वल टू आ गया 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं इसको, जो कि ये बोलती है एरिया इंटू स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ए भी बराबर कांस्टेंट, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। चलो नेक्स्ट पर आ जाएं। (28) क्या आ रहा है? ए चेक कर लेता हूं, 28 का √400 सही है। क्या किया? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, द्रव प्रवाह का वेग, भी बराबर क्या बताया था? √2gh, लेकिन इसमें h दिया नहीं है तो हम, और लेकिन तली पर कुल दाब दिया है। एक ऐसे टैंक है, इसकी हाइट h है, इधर एक होल कर दिया, इसमें से पानी निकल रहा है बाहर, और इधर जो है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज ए है, कोई बात नहीं, और नीचे इस जगह पर जहां से वाटर निकल रहा है वहां जो प्रेशर है वो कितना है? 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। H कैसे निकालोगे? इस जगह पे फार्मूला होता है ना प्रेशर का, H ρg, ये होता है प्रेशर इक्वल टू H dg, H ρg। तो बोलो ये P को कितना लिखूं मैं? 10⁵, लेकिन ये 3 ATM है ना, तो 3 ATM लिखूं या 2 ATM लिखूं या 1 ATM लिखूं या 3 का 3 ही लिखूं? 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो H हाइट के, यहां जो प्रेशर होता है H हाइट के, इस लिक्विड के कारण होता है ना, लेकिन इस जगह पर ऑलरेडी एक प्रेशर और होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां जो प्रेशर है वो जो 3 ATM है वो एक्चुअली गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सम है। तो हमें तो इस लिक्विड का प्रेशर चाहिए केवल, H2GH में H लिक्विड की हाइट है ना, एटमॉस्फेयर की तो हाइट नहीं है, तो लिक्विड का ही प्रेशर चाहिए। तो लिक्विड का प्रेशर क्या होगा? गेज प्रेशर होगा। वो क्या होता है? जो भी प्रेशर दिया हुआ है टोटल प्रेशर, उसमें से क्या माइनस कर दो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये टोटल प्रेशर है एक्चुअली। तो PT दिया है 3 ATM और 1 ATM क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 2 ATM हमारा प्रेशर होगा, ठीक है। तो चलो पहले H की वैल्यू P/ρg यहां लिख दें इस फार्मूले में। तो V इक्वल टू क्या आ गया बोलो? 2G, H की जगह P/ρg, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 2G की वैल्यू 10 ले लो, प्रेशर 2 ATM, ATM यानी 10⁵, 1 ATM 10⁵, डिवाइड बाय ρ, वाटर की डेंसिटी 1000, G की वैल्यू 10, तो G से G तो कट ही गया, उड़ा दो बाकी के। टेन टू द पावर 2 × 2 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵, √400 आ रहा है,
29 बोलो। ये तो अभी देखा था ना, ये करवा भी दिया था क्लास में। y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। डेल्टा एल को क्या लिखा? L1 माइनस एल। क्वेश्चन 30 ये भी हो गया था, 1/2 mgl f इंटू एक्स। एफ की वैल्यू mg और एक्सटेंशन हो गया स्मॉल एल। चलो क्वेश्चन 31 क्या आ रहा है? ए ठीक है, 9f। 2 वायर ऑफ करना है क्या इसको बताओ? करवा दिया था ये क्लास में, इस क्लास में हो गए थे। चलो 32 पे आ जाओ। 32 भी करवा दिया था मुझे लग रहा है। डी डेली पी बाई बी, ठीक है। सी आ रहा था, बी आ रहा था, चेक कर लो एक बार। इसका आ रहा था, मैंने बता देता हूं क्या लिखा था। सी आएगा बिल्कुल, P/3B ये आएगा, ये करवा दिया था। 33 पर आ जाओ। 33 करें। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। ये भी सुना हुआ लग रहा है, शायद करवाया क्या। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, स्टील का यंग्स मॉडुलस ब्रास का यानी पीतल से डबल है। 2 वायर ऑफ सेम लेंथ, लेंथ क्या है? सेम लेंथ एंड सेम एरिया, यानी एल एंड ए कैसा है बोलो? सेम है, ठीक है। पढ़ो आगे। 1 ऑफ स्टील अनदर ऑफ ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, ठीक है, सेम रूफ से लटका दिए हैं। इफ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, दोनों सेम लेवल पे आ जाए, द वेट एडेड टू स्टील एंड ब्रास वायर मस्ट बी इन द रेशियो। ऐसे 2 वायर लटका दिए, अब हम चाहते हैं कि ये सेम लेवल पर आ जाएं, ठीक है। तो सेम लेवल पर आने के लिए इन पे कितना वेट लटकाना पड़ेगा? W1 W2 उनका रेशियो पूछा है। सेम लेवल पर आने के लिए क्या सेम होगा? चेंज इन लेंथ। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ क्या फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला तो एक ही है, y बराबर कितना? FL अपॉन ए डेल्टा एल। मैंने बताया कि 90% सवाल इसी से सॉल्व हो जाते। करो क्या रहा है। यस, ऑनलाइन वाले भी बताते जाओ, आंसर नहीं लिख रहे। कामना आंसर लिखो सभी। कह रहा है डी डेली 2:1 सही है। क्या क्या सेम ले लूं? क्या क्या सेम ले लूं बोलो? एल सेम, एरिया सेम और डेल्टा एल सेम, ठीक है, चेंज इन लेंथ सेम। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे सीधे f हो गया। तो f1 बाय f2 बराबर y1 बाय y2। y1 बाय y2, y1 किसका है? पहले स्टील का है, बाद में ब्रास है। तो एफ एस अपॉन एफ बी यानी वाई एस अपॉन वाई बी, ऐसा कर लो। और स्टील का डबल है तो 2:1 आया, आंसर इज डी, ठीक है। स्टील का डबल था। 34 बी बॉम्बे क्लास में करवा दिया था, स्ट्रेट लाइन आया था जो। 35 ये भी क्लास का क्वेश्चन है, बताओ 35 में क्या किया? सी, बिल्कुल सही है। 36 चित्र में दर्शाए स्टील और कॉपर के व्यास, लंबाई और यंग मापांक क्रमशः इतने इतने। क्या क्या दिया है? स्टील और कॉपर के व्यास, इनका अनुपात दिया है। पहले है व्यास का अनुपात यानी D1 बाय D2, ठीक है, वो कितना दिया है? P। फिर लंबाई का अनुपात L1 बाय L2 कितना दिया है? Q। और यंग मापांक यानी यंग्स मॉडुलस का रेशियो कितना दिया है? S। तो उनके बीच में जो लंबाई में वृद्धि है डेल्टा एल, उनका अनुपात क्या होगा? सेम फॉर्मूला, एफ वाई इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है। हाँ, डायमीटर दिया हुआ तो उससे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे।
अब बोलो और किसके बारे में नहीं बोला? इसमें डेल्टा एल तो पूछा है, तो इस डेल्टा एल को तो इधर ले लो, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ के बारे में नहीं पूछा, डायग्राम में दिया हुआ है। चलो तो आधा क्वेश्चन उधर है, तो उसको देख लेते फिर वहीं सॉल्व करते हैं। चलिए इसको कट कर लेता हूं। अच्छा ये है, सब कुछ दिया तो है, फिर तो यहां से सॉल्व करते हैं ना अपन। ठीक है, ये 5 2m 5m और ये कॉपर। m मतलब यहां मास 5m और ये हो गया 2m। मास को वेट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? mg, यानी 5mg और 2mg। यहां पर अगर देखेंगे इस स्टील, ये कॉपर वायर में कितना वेट लगेगा? 5mg का। इसमें कितना लगेगा स्टील में? 2mg और 5mg 7mg। समझ आ रहा है? मतलब कोई तार नीचे जो ब्लॉक है उनको खींच रहा है, तो नीचे जो वेट है वही वेट तो किसके बराबर होंगे? mg के बराबर होंगे। तो केवल इतना सा करना है, तो चलिए करते हैं। y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? एफ एल अपॉन ए को लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। यही कहानी होगी। ठीक है, चलो निकालते हैं। कौन पहले दिया है क्वेश्चन में? देख लो किसके बारे में सबसे पहले बात कर रहा है। उसने कहा है रेशियो ऑफ इंक्रीज, पहले दिया हुआ है देखो किसका? स्टील का, फिर कॉपर का, यानी स्टील पहले है। तो डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल बी ये पूछा है। तो यहां एफ एस अपॉन क्या हो जाएगा? एफ बी। एल एस अपॉन क्या हो जाएगा? एल बी। इधर बोलो आर स्क्वायर में उल्टा, आर बी अपॉन आर एस का स्क्वायर। वाई में बोलो वाई बी अपॉन कितना? वाई बी अपॉन कितना? वाई एस। ठीक है, रखें वैल्यू। एफ एस डायग्राम में देख के बताओ, एफ एस कितना? स्टील के तार पर फोर्स कितना? नीचे 2m और 5m 7mg। ब्रास पर बताओ 5mg। ठीक है, एल एस स्टील की लेंथ क्या दी है? लेंथ का रेशियो दिया है स्टील और इसका क्यू, देख लेना इसमें। आरबी और आरएस इसका रेशियो बताओ, आरएस अपन आरबी। रेडियस या डायमीटर का रेशियो क्या दिया है? पी, तो 1/p आएगा, उल्टा है ना। यंग मॉडुलस का एस, तो 1/s आएगा। अब मिला लो जरा, mg mg तो कट ही गया, कौन सा आ रहा है? 7q ऊपर नीचे एक क्यू कोई कट रहा है, 7q डिवाइड बाय 5, तो कौन सा वाला आ गया? बी। बी सही है, ठीक है ना। यस, 37 पर आ जाओ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्टी 37 का बताओ। 37 का आ रहा है, डी नहीं आ रहा, बी बॉम्बे सही है, बिल्कुल सही है, बी बॉम्बे ये वाला। ये बताया भी था ना कि जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो पहले तो बढ़ती है और बढ़ करके फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले बढ़ेगी तो स्क्वायर के अनुसार बढ़ेगी, तो यानी ऐसा बनेगा पैराबोला। पैराबोला के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो बी बॉम्बे। 38 पर आ जाओ, बताओ बी बॉम्बे। अब ये घनत्व अलग अलग दिया है, श्यान बल पूछा।
किसी वेलोसिटी, अच्छा क्या दिया देखें 38, द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time. If the density of glycerin is d/2 then viscous force acting on the ball. ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर देखो क्या क्या हमें डेटा दे रखे हैं, उन डेटा में आपस में क्या रिलेशन है, बताओ क्या क्वेश्चन बोल रहा है। 38 में एक स्मॉल वॉल्यूम है, विस्कस फोर्स की बात कर रहा है। जरा ये बताओ, जब हमने इसको टर्मिनल वेलोसिटी देखी थी कैसे ड्राइव किया था, नीचे वेट लगता है mg, ऊपर अपथ्रस्ट लगता है और ये नीचे आता है तो ऊपर क्या लगता है, एक फ्रिक्शन लगता है जिसको अपन स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स कहते हैं, तो इसको Fs लिख देता हूं, Fv लिख देता हूं, विस्कस फोर्स। ठीक है, बताया था जब नीचे गिर रही है तो इनिशियल ये किस पे डिपेंड होता है, विस्कस वेलोसिटी पे, बेग पे। शुरुआत में बेग 0 है तो ये तो लगता नहीं है, ओनली mg और f लगते हैं। जैसे जैसे ये नीचे आता है तो इस fv की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और एक जगह पे आके कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दोनों का सम इसके बराबर हो जाता है, तो एक कांस्टेंट फिर वेलोसिटी से नीचे गिरता है। तो जरा बताइए fv प्लस f अप बराबर क्या हुआ, mg। हमें तो fv निकालना है, तो fv बराबर क्या हुआ, mg माइनस f अप, हो गया आंसर। अब जरा देखो, बस fv तो निकालना है, वैल्यू पुट कर दो। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल बॉल ऑफ मास m, इस मास तो क्या दिया है m इंटू जी, माइनस व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर सम टाइम, इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2। तो यहां पर ग्लिसरीन का जो वॉल्यूम है वो v होगा, ठीक है, डेंसिटी कितनी हो गई, d/2 हो गई इंटू जी, यही हो रहा है। डेंसिटी आपने आधी कर दी तो vdg किसका था, vdg तो mg था, तो mg/2 हो गया। तो mg में से mg/2 माइनस कर दो तो क्या आंसर आ गया, mg/2, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक्चुअली vdg यही तो m है। 39 बता दीजिए, 39 का आ रहा है डी दिल्ली और ये भी इसी पर बेस्ड है। एक फार्मूला था टर्मिनल वेलोसिटी का, कोई बताएगा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, v इक्वल टू 2/9 पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा अपॉन थीटा था, क्या था, ईटा, 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 और पाई नहीं था, ध्यान देना, आप लोग भूल रहे हो। 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। ठीक है, मिला लो एक बार फॉर्मूला, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाय, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पाई की जरूरत पड़ेगी नहीं। बोलो क्या आंसर आ रहा है इसका, डी दिल्ली। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, आर स्क्वायर और डेंसिटी का डिफरेंस। ड्राइव ऐसे करते हैं ना, देखो इसको निकाल के देखें, अगर नीचे क्या था बताओ mg, ऊपर क्या था अपथ्रस्ट और ऊपर क्या था fv, बैलेंस किया
एफ बी प्लस एफ अपथ्रस्ट बराबर क्या था, एम जी। एफ बी क्या होता है, 6 पाई ईटा आर बी, यही था। एफ अपथ्रस्ट क्या था, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट था वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम अपन इंटू डेंसिटी, डेंसिटी अपन ले लें लिक्विड की, ठीक है, इंटू जी। इसको क्या करते हैं, एम जी को वॉल्यूम लिक्विड उसके बॉडी की इंटू जी। तो 6 पाई ईटा आर भी बराबर भी रो बी जी माइनस भी रो एल जी। और वॉल्यूम स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई कैंसिल हो रहा है, उसमें पाई नहीं आएगा, उसमें पाई हटा लेना अगर उसमें लिख दिया हो तो। देखो 6 पाई ईटा आर भी बराबर, भी को क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो बी जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो एल जी। आप देख रहे हैं ना, पाई तो सभी में आ रहा है, तो वो कैंसिल हो रहा है, पाई निकल, पाई फॉर्मूले में नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/9 जो अभी मैंने बताया, ठीक है, पाई कैंसिल हो रहा है। तो 39 हो गया। फोर्टी सी सही है, ये बता दिया था, पावर इक्वल टू एफ बी से। कर लोगे क्या, बताऊं, बताया था ना पिछले टर्न पे, P इक्वल टू पावर एफ वी। एफ हो गया 6 पाई ईटा आर बी, एफ कितना हो गया 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है, इंटू वी। अब ये v इंटू वी क्या हो गया, बोलो, वी स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी में आर की पावर 2 आता है, तो ये 2 है, तो आर की पावर 4 हो गया, और एक आर ये बैठा है, तो टोटल आर की पावर 5, ठीक है। तो देखो, जिन्होंने पिछले 2 टर्न की क्लास अटेंड की है उनको बड़ा आसान लग रहा होगा, और पिछले 2 टर्न की अगर नहीं की है तो फिर टफ लग रहा होगा। 41 पे आ जाए। ए, ये तो बताया था डेल्टा पी कितना होता है, 1/r, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 42 पर आ जाओ। बी बॉम्बे, ये भी सही है, ठीक है, ये भी करवाया था। 43 पर आ जाओ। किसी केशिका, water rises to the height h in capillary tube if the length of capillary tube above the surface of water is made less, तो क्या होगा, इसका कॉन्सेप्ट बताया था। पानी h हाइट से कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ रहा है, ये h हाइट से h हाइट तक चढ़ गया ये, ठीक है, above the surface of water। अब लेस देन h, h से भी कम रख दें इस कैपिलरी ट्यूब को, यानी काट दें इसको बीच में से, ऐसे इतना काट दिया, तो कहानी क्या है, वाटर राइजेज अप टू पॉइंट लिटिल बिलो द टॉप एंड स्टेज देयर। और क्या दिया है, और ऑप्शन क्या दिए, क्या कॉन्सेप्ट बताया था इसका, बताओ जरा, इसकी पूरी कहानी बताई थी मैंने। ओवरफ्लो तो नहीं होगा, और water rises up to tip of the capillary tube and then start overflowing, no, water rises up to top of capillary tube and stays there without overflowing, ये हो सकता है, ठीक है। water does not rise at all, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो गया, डी दिल्ली। चलो 40 और कौन सा रह गया, 44 का फॉर्मूला था, ध्यान आ रहा है, कौन सा बताया था, बोलो जरा। 44 का सरफेस टेंशन में सी, ठीक है, और अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं कैसे किया था, ध्यान आ रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। चेंज इन एरिया, एनर्जी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, छोटी छोटी बॉल को मिला के बड़ी बॉल बनाते हैं तो एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है, या सरफेस एरिया कम होता है कि बढ़ता है। छोटी छोटी बॉल होती है ना, उन सबको मिला लो तो उनका एरिया बड़ा होता है, और उन सबको मिला के एक बॉल बना दी, फिर उसका एरिया नापो
तो पहले से कम आएगा। ध्यान से सुनो, सिंपल सी, अगर एक बड़ी बूंद है और उसके छोटे छोटे फुब्बारे करके, छोटे छोटे फाउंटेन करके वो ड्रॉपलेट्स बना दी, तो एरिया, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। हर एक बूंद का सरफेस एरिया निकाल के अगर n बूंद बना दी है तो एक का सरफेस एरिया इंटू n करोगे तो ये जो n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, वो जो बड़ी बूंद थी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, और इन्हीं को मर्ज करके फिर बड़ी बना दी तो अब सरफेस एरिया कम हो जाए। तो यहां पर t इंटू चेंज इन सरफेस एरिया आएगा, तो a1 माइनस a2 करेंगे, ना कि a2 माइनस a1, क्योंकि पहला एरिया बड़ा होगा। t इंटू एरिया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, एक छोटी बूंद का, कितनी बूंदें हैं स्मॉल n, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बड़ी बूंद का। एक फॉर्मूला पता है कि r बराबर होता है n की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r। सारे ऑप्शन में r और स्मॉल r के टर्म में आंसर है, n कहीं नहीं है क्या? तो n हटाना पड़ेगा इसमें। n की वैल्यू डाल दो, यहां कितनी है n की वैल्यू, बोलो n की वैल्यू, n की पावर 1/3 इक्वल टू r बाई स्मॉल r, तो n बराबर क्या होगा, r बाई स्मॉल r की पावर 3। ठीक है, तो रख दें यहां पर, जरा बताओ कितना आएगा। डेल्टा u बराबर, सुनो, t इंटू ये 4 पाई तो बाहर ले लूं, 4 पाई बाहर ले लिया, अंदर क्या, स्मॉल आर स्क्वायर इंटू n की वैल्यू कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की पावर 3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ये ठीक है? अब t इंटू 4 पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 3 बाय स्मॉल आर की पावर 3 माइनस आर स्क्वायर, और देखोगे आप एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा, आर एक बचा रहेगा नीचे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे यहां वॉल्यूम बनाना है, क्योंकि आंसर में वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में तो आर क्यूब आता है, तो आर क्यूब कॉमन लो, t इंटू 4 पाई आर की पावर 3 कॉमन ले लो, तो इधर से तो सीधे सीधे आर की पावर 3 आ गए, 1/r बच गया। इसमें आर की पावर 3 थे ही नहीं, आर स्क्वायर थे, तो कैपिटल आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले आर क्यूब बाहर आ गया, नीचे वाला कैपिटल आर बच गया अंदर। अब इसमें एक काम और कर देता हूं, अभी वॉल्यूम बना नहीं है, तो वॉल्यूम बनाने के लिए क्या करूं, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो 4/3 पाई आर क्यूब है, ये क्या बन गया है, ये वॉल्यूम बन गया। तो 3VT ब्रैकेट 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर। देखो आंसर आ गया कि नहीं, सी। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन, वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन, किसी सतह का किसी द्रव से गीला होना मुख्य किस बात पर निर्भर करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर। एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट होगा तो वो सरफेस को भिगो देगा, ऑब्ट्यूज होगा तो नहीं भिगोएगा, तो आंसर हो गया बी, बॉम्बे। ठीक है, तो ये यहां पर कंप्लीट होता है सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स। कल से हम एक नया चैप्टर लेंगे। कल बोलो कौन सा ले लें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, एक तो बड़ा चैप्टर है और क्वेश्चन एक ही आएगा, तो अपन पहले वो लें, करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन पिछले 12 वर्षों में पूछे गए। तो अब अपन कल पढ़ेंगे क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज करके आइए, उसको मैं कंप्लीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में लगभग 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 से 4, और जेई में 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पूरे हम उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और बैक ईयर के क्वेश्चन करेंगे।